हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की फिल्म है पर्शियन लेसन्स, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे जीवी शख्स की है जिसे कंसंट्रेशन कैंप में मरने के लिए लाया जाता है, पर वो दावा करता है कि वो एक पर्शियन शख्स है। और उसके बाद खेल शुरू होता है, जहां हर वक्त मौत की तलवार सर पर लटक रही है, जो कभी भी उस पर गिर सकती है। ये एक तरह से सर्वाइवल ड्रामा है। तो चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। साल है 1942। कुछ जीवी शख्स को हम एक ट्रक के पीछे देखते हैं। वो जर्मनी छोड़कर भाग रहे थे, पर जर्मन्स ने उन्हें पकड़ लिया और अब वो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप ले जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंसंट्रेशन वही जगह है जहां सभी जीविश लोगों को रखा जाता था। उसमें एक शख्स था, उसका नाम गिलेस है। उसके बगल में बैठा शख्स पूछता है, क्या तुम्हारे पिता ज्वेलर थे? गिलेस बताता है वो एक रब्बी थे। वो शख्स पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गिलेस कहता है, मेरे पास बस सैंडविच है। वो शख्स अपने बैग से एक बुक निकालता है और कहता है कि तुम सैंडविच के बदले इस बुक को एक्सचेंज कर सकते हो, पर गिलेस मना कर देता है क्योंकि वो एक पर्शियन बुक थी और उसे तो पर्शियन भाषा भी नहीं आती, तो वो बुक लेकर करेगा क्या। पर उस शख्स के बार बार कहने पर गिलेस उस बुक को ले लेता है और सैंडविच उसे दे देता है। उस बुक को उसका मकान मालिक छोड़ गया था, तो उसने उठा लिया था। थोड़ी देर बाद उन सभी जीविश लोगों को एक जंगल में उतार दिया जाता है और वो सभी को लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं। गिलेस उसके पहले ही नीचे गिर जाता है। जब वो उसे शूट करने जाते हैं तो वो रोने लगता है और कहता है कि मैं एक पर्शियन हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, गिलेस एक जीविश है। वहाँ एक ऑफिसर कहता है कमांडेंट कोच को कई दिनों से एक पर्शियन की तलाश थी। वो उसे जिंदा छोड़ देते हैं और उसे पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप लाया जाता है। वहाँ हम कमांडेंट कोच को देखते हैं। वो किसी बात पर एसएस गार्ड महिला पर चिल्ला रहा था। बर्ताव से काफ़ी गुस्से वाला मालूम पड़ता है। दोनों ऑफिसर गिलेस को कोच के सामने पेश करते हैं और बताते हैं ये एक पर्शियन है, पर कोच को यकीन नहीं है कि ये पर्शियन है, वो जीविश भी हो सकता है। वो ऑफिसर उसे गिलेस के पास मिली वो पर्शियन किताब दिखाता है। कोच गिलेस से फिर पूछता है, क्या तुम पर्शियन हो? वो उसका हाँ में जवाब देता है। गिलेस उससे झूठ कहता है कि वो हाफ पर्शियन है। उसकी माँ एक बेल्जियन थी और उसके पिता एक पर्शियन थे। उस किताब पर रेज़ा नाम लिखा था, जो गाड़ी में उस शख्स ने बताया था कि रेज़ा उस मकान मालिक के बेटे का नाम है। कोच के पूछने पर गिलेस बताता है, रेज़ा मेरा नाम है। उस किताब में बाओ बाओ शब्द लिखा था। कोच उससे उस शब्द का मतलब पूछता है। गिलेस को तो ज़रा भी पर्शियन नहीं आती, पर वो काफ़ी डर रहा था। वो कहता है पर्शियन में बाओ बाओ का मतलब पिता होता है। वो पूछता है, तुम पर्शियन भाषा में माँ को क्या कहते हो? गिलेस उसे फिर गलत बताता है कि पर्शियन में माँ को अंटा कहते हैं। कोच को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसे बुक पढ़ने के लिए देता है। गिलेस काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसे पर्शियन भाषा का एक शब्द भी नहीं आता। पर गिलेस बताता है उसे पर्शियन लिखना और पढ़ना नहीं आता, वो सिर्फ बोल सकता है। वो कहता है, तो कोई सेंटेंस बोलकर बताओ। गिलेस उसे अपनी बनाई हुई भाषा बोलकर बताता है। वो सुन कोच काफ़ी खुश होता है, पर उसे अब भी उस पर शक है। वो कहता है कि मुझे झूठ और चोरों से बहुत नफरत है और अगर तुम मुझसे झूठ कह रहे हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोच बहुत पहले से ही पर्शियन शख्स को ढूंढ रहा था क्योंकि वो काफ़ी वक्त से फ़ारसी बोलना सीखना चाहता था और वो गिलेस से कहता है कि तुम मुझे पर्शियन सिखाओगे, और वो उसे किचन संभालने का काम दे देता है और हर शाम को काम से फ्री होने के बाद वो कोच को पर्शियन बोलना सिखाएगा। अब गिलेस के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई थी क्योंकि वो एक जीविश है और कब तक वो अपनी बातों से कोच को उलझा पाएगा। उसे किचन में काम दे दिया जाता है। किचन की निगरानी नाजी एसएस गार्ड महिलाएं करती थी। महिला गार्ड की जो हेड थी उसका नाम एल्सा है। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में एल्सा वहाँ के जर्मन ऑफिसर से भी ज़्यादा निर्दयी और बेरहम थी। अगर खाना बनाने में किसी ने ज़रा सी भी लापरवाही की तो उसे वहीं शूट कर दिया जाएगा। वही कैंप में एक जर्मन ऑफिसर था, उसका नाम मैक्स है। वो एल्सा को काफ़ी पसंद करता है, पर वो उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देती। वो जब भी उसे किसी डांस पार्टी में चलने के लिए कहता तो एल्सा उसे काम का बहाना देकर टाल देती। इसकी एक वजह यह भी है कि कुछ वक्त पहले उसने मैक्स को किसी और लड़की के साथ देखा था। बाहर मैक्स गिलेस को देखता है। वो एल्सा से बताता है कि ये शख्स एक जीविश है, पर कोच इसे एक पर्शियन समझ रहा है। शाम काम करते वक्त गिलेस उन दो शब्दों को बार बार दोहरा रहा था, बाओ बाओ यानी फादर और अंटा यानी मदर। अगर कोच ने दोबारा पूछ लिया तो कहीं वो भूल न जाए।
वहाँ हर चीज़ को वो अपने मन से कोई भी नाम दे रहा था। स्पून यानी बाला, ब्रीड यानी रैट्स। उसने कुछ शब्द याद कर लिए थे, पर उन बनाए हुए शब्दों को याद रख पाना मुश्किल था, इसलिए वो उन्हें बार बार दोहरा रहा था, क्योंकि वो नकली बनाए हुए शब्द थे। रात वो कोच को वो सभी शब्द सुना देता है। कोच बताता है जंग ख़त्म होने के बाद वो तेहरान जाएगा और वहाँ एक जर्मन रेस्टोरेंट खोलेगा, इसलिए वो फ़ारसी सीखना चाहता है। कोच का एक सपना था, वो एक शेफ़ बनना चाहता है और वो सारी चीज़ें पका सकता है। उसने अपने शेफ़ बनने की शुरुआत किचन बॉय से की थी जब वो 12 साल का था, और उसके 10 साल बाद वो एक मास्टर शेफ़ बन चुका था। गिलेस कहता है फ़ारसी भाषा बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा है। वो सोच रहा था किसी तरह से कोच फ़ारसी सीखने का अपना इरादा बदल दें और उसकी जान बच जाए। कोच उसे अपना कैलकुलेशन प्लान दिखाता है। वो रोज़ 4 शब्द सीखेगा, यानी कि हफ्ते में 24 शब्द और महीने में 96 शब्द, और 1 साल के हो जाते हैं 1152 शब्द। उसके अनुमान के हिसाब से जंग 2 साल और चलेगी और 2 सालों में वो 2000 शब्द सीख जाएगा। उसे फ़ारसी भाषा लिखने और पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस वो बोलना सीखना चाहता है। वो गिलेस को एक बार फिर चेतावनी देता है, अगर उसने उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। वहाँ वो किचन के कई शब्दों का मतलब उससे पूछता है। गिलेस के जवाब देने पर वो उसे शक की निगाह से देखता है, क्योंकि वो शब्द थोड़े अजीब थे। अब गिलेस उस दलदल में पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ कोच को एक दिन बेवकूफ़ बनाना मुश्किल था, अब वो 2 सालों तक उससे कैसे झूठ बोलेगा। आज उसने काफ़ी मुश्किल से 5 शब्द बनाए थे और वो 2000 शब्द कैसे बनाएगा। शब्द बनाना तो ठीक है, पर उसे याद रखना उतना ही मुश्किल। रात वो सोते वक्त भी उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा था, कहीं गलती से कोई शब्द कोच के सामने रिपीट ना हो जाए। दूसरे दिन कोच के ऑफिस में ऑफिसर मैक्स आता है। मैक्स बताता है कि गिलेस कोई पर्शियन नहीं है, वो एक जीविश है, पर कोच उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। कोच बस पर्शियन सीखने में उत्सुक था। हम देखते हैं कैंप में मरने वाले प्रिजनर्स की एक जनरल बुक बनाई गई थी, जिसमें फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए प्रिजनर्स के नाम लिखे जाते थे, और वो रिकॉर्ड एल्सा मेंटेन करती थी। पर कोच को उसकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, इसलिए वो उसे उस काम से हटा देता है और अब वो ये काम गिलेस को सौंपने वाला है। इस बात से एल्सा गुस्से में आ जाती है और अपना गुस्सा उतारने के लिए एक प्रिजनर महिला का हाथ जलते हुए स्टोव पर रख देती है। कोच गिलेस को अपने पास बुलाता है और उसे 40 वर्ड ट्रांसलेट करने के लिए एक लिस्ट देता है। वो लिस्ट देख गिलेस दंग रह जाता है। कहाँ सिर्फ 4 वर्ड थे और अब एक दिन में 40। अब ये बड़ी मुसीबत हो गई थी। कोच कहता है आज शाम शिफ्ट ख़त्म होने के बाद उसे ये ट्रांसलेट चाहिए और इसमें पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। गिलेस उसे बस शब्द के मतलब बताएगा, कोच उसे खुद लिखेगा। गिलेस अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। कोच के सुनाने के बाद एल्सा कैंटीन में काफ़ी गुस्से में बैठी थी। मैक्स उससे वजह पूछता है। वो बताती है कोच ने उसे प्रिजनर लॉग्स लिखने से डिसमिस कर दिया और मुझे उस पर्शियन से रिप्लेस कर दिया है। मैक्स उससे फिर कहता है कि वो कोई पर्शियन नहीं है, वो सबको बेवकूफ़ बना रहा है। दोपहर जब गिलेस किचन का कचरा फेंकने बाहर जाता है तो वो जंगलों में भागने लगता है, क्योंकि शाम जब कोच को सच पता चलेगा तो वो उसे वैसे ही मार देगा, वो भी बेरहमी के साथ। जंगल में उसे एक शख्स बैठा हुआ मिलता है। वो उसे कैंप वापस लौट जाने के लिए कहता है, क्योंकि जर्मन्स उसे अपने कुत्तों के ज़रिए वैसे भी ढूंढ लेंगे। उसकी बात सुन वो वापस कैंप जाने लगता है। उसने सोच लिया था अब शाम जो हो सो हो, वो भागकर जाएगा भी कहाँ। जब वो वापस आता है तो कोच उसे जनरल मेंटेन करने का टास्क देता है। वो बताता है इस कैंप में आए हुए नए जीविश प्रिजनर्स का नाम इस पेपर पर है, उसे बस दूसरे रजिस्टर में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। उसमें से कई प्रिजनर्स के नाम कट किए हुए थे। कोच बताता है वो प्रिजनर्स यहाँ लाने से पहले रास्ते में मर चुके हैं, इसलिए उनका नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखना है। फिर कोच वहाँ से चला जाता है। गिलेस अपने जेब से 40 वर्ड्स की लिस्ट निकालता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आज शाम उसे कैसे ट्रांसलेट करेगा। रजिस्टर भरते वक्त उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो उस 40 शब्दों का ट्रांसलेट करने के लिए प्रिजनर्स के नाम के आगे के पहले कुछ अक्षर ले लेता है और थोड़ी देर में वो सभी शब्दों को ट्रांसलेट कर देता है और फिर कोच वहाँ आ जाता है। वो उस पेपर को लेकर गिलेस से शब्दों का मतलब पूछता है। गिलेस के सामने रजिस्टर खुला हुआ था। वो उसे देखकर सभी शब्दों का मतलब बताने लगता है। फिर कोच उसे जाने के लिए कहता है। यहाँ गिलेस की तरकीब काम आ गई थी, पर आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल होने वाले थे। रात किचन में कोच आ जाता है। वो पूछता है प्यार को फ़ारसी भाषा में क्या कहते हैं। गिलेस बताता है ओनाज।
ये भी एक बनावटी शब्द था। आज तक कोच को किसी से प्यार नहीं हुआ, पर शायद किसी दिन वो किसी के प्रेम में पड़ जाए। दूसरे दिन कुछ जर्मन सोल्जर्स की एक छोटी सी पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ गिलेस भी था। कोच ने उसे सबके लिए टोमेटो सूप बनाने का टास्क दिया था। वहाँ कोच पूछता है, तुम पेड़ को फारसी में क्या कहते हो? गिलेस बताता है, रैट्स। ये सुन कोच गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रैट्स शब्द उसने पहले ब्रीड के लिए इस्तेमाल किया था। कोच को पता चल जाता है वो झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे बुरी तरह से मारता है। गिलेस कहता है, फारसी में एक ही शब्द के दो मतलब हैं। रैट्स शब्द पेड़ और ब्रीड दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर कोच इस बारे में किसी ऑफिसर से नहीं बताता, क्योंकि सब उस पर हंसेंगे। दूसरे दिन गिलेस को पत्थर की खान में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। अब उसे किचन से निकाल दिया गया था। ये काफ़ी मुश्किल भरा काम था। वहाँ इंसान को जानवरों से बदतर हालत में काम करवाया जाता था। गिलेस काम करने की हालत में नहीं था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, पर वो किसी तरह वो दिन निकाल लेता है। दूसरे दिन सुबह वो फिर वही काम पर लग जाता है। काम करते वक्त वो बेहोश हो जाता है। मैक्स कैपो को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। कैपो एक जीवित शख्स है जो वहीं काम करता है। बेहोशी में वो सभी बनावटी शब्दों को दोहरा रहा था, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ कोच को बुलाया जाता है। वो बार बार अंटा शब्द दोहरा रहा था, जिसका मतलब फारसी में उसने माँ बताया था। कोच को लगता है वो अपनी माँ को याद कर रहा है, और वो सच में एक पर्शियन है। दूसरे दिन डॉक्टर उसे बताता है, रात तुम बेहोशी की हालत में कुछ अजीब से शब्द बड़बड़ा रहे थे। गिल्स बताता है वो फारसी भाषा है, पर असल फारसी नहीं, एक बनावटी भाषा जो मैंने खुद बनाई है। पर डॉक्टर उसकी बात समझ नहीं पाता। डॉक्टर बताता है कि कल कोच ने उसके लिए खाना भी भेजा था। दूसरे दिन रिकवरी के बाद कोच उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ कोच बताता है कि वो अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा है। वो ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। वो गिलेस से माफ़ी मांगता है। दूसरे दिन गिलेस के पूछने पर कोच बताता है वो अब तक 1500 शब्द सीख चुका है। उसी भाषा में गिलेस उससे कुछ सवाल करता है। कोच ने भी जितना उस बनावटी भाषा को सीखा था वो उसका जवाब देता है। कोच बताता है उसने हमेशा से एक शेफ़ बनने का सपना देखा था, पर उसे कंसंट्रेशन कैंप के किचन का इंचार्ज बना दिया गया। कोच बताता है कल से मैं तुम्हें फार्म पर काम करने भेज रहा हूँ। गिलेस को पता चलता है कि यहाँ सभी प्रिजनर्स को पोलैंड कंसंट्रेशन कैंप भेजा जा रहा है, जहाँ सभी को मार दिया जाएगा। गिलेस के पूछने पर कोच बताता है उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हम देखते हैं एल्सा को रशियन फ्रंट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि कैंप में हर कोई उसके बर्ताव से तंग आ गया था। दूसरे दिन गिलेस कैंप वापस आ जाता है। वो देखता है कई प्रिजनर्स को मार दिया गया है। उसे ये देख काफ़ी दुख होता है। गिलेस को नए शब्द बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब वो जीविश प्रिजनर को सूप दे रहा होता है तो उनके नाम पूछता है और उनसे नए शब्द बनाता है। जब वो उन शब्दों को कोच को सुनाता है, कोच कहता है फारसी कितनी खूबसूरत भाषा है। वो सुबह देखता है काम ना कर पाने की वजह से कुछ जीविश प्रिजनर्स को बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। ये देख गिलेस को खुद के लिए काफ़ी अपराध भाव महसूस होता है कि वो कितना कायर और कमज़ोर है, जो कमज़ोरों की तरह छुपता फिर रहा है। ऐसी झूठी ज़िंदगी जीने से बेहतर सच के साथ मर जाना था। आज से पहले उसने इतना दोषी खुद को कभी नहीं महसूस किया था। दोपहर कोच उसे अपने कमरे में बुलाता है। कोच बताता है उसने फ़ारसी भाषा में पोयम लिखी है। वो पोयम गिलेस को काफ़ी पसंद आती है। कोच कहता है तुम मुझे सर मत कहो, मेरे नाम से बुलाओ। वो गिलेस को काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देता था, पर आज गिलेस का खाने का दिल नहीं कर रहा था। वो खाना ले जाकर उन दो जीविश भाइयों को देना चाहता था, जिसे आज बाहर बुरी तरह से मारा गया था, पर कोच उसे वहीं खाना खाने को कहता है। गिलेस बताता है उसे ये खाना जीविश भाइयों के लिए ले जाना है। कोच कहता है तुम इसे यहीं खा लो, मैं उनके लिए दूसरा खाना दे देता हूँ। गिलेस उनके लिए खाना ले जाता है। उनकी ये हालत देख उसे काफ़ी दुख होता है। दूसरे दिन शाम कैंप में कुछ प्रिजनर्स को लाया गया था। उसमें से एक ब्रिटिश सोल्जर था, पर उसका ओरिजिन पर्शियन है। मैक्स को ये देख काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से पर्शियन को ढूंढ रहा था, ताकि वो कोच के सामने गिलेस को बेनकाब कर सके। मैक्स किचन में आता है। वो बताता है उसे असली पर्शियन मिल गया है। ये सुन गिलेस भीतर से डर जाता है कि जल्दी ही उसका खेल ख़त्म होने वाला है। मैक्स कहता है काफ़ी दिनों से मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था। जब वो गिलेस को प्रिजन में उस कैदी से मिलवाने ले आता है तो उसका गला कटा हुआ था। वो शख्स मर चुका था। ये देख मैक्स उस पर गुस्सा हो जाता है और गिलेस को मारने लगता है। उस कैदी को उन दो भाइयों ने मारा था ताकि लोगों को गिलेस का सच का पता न चले। वो जानते हैं कि गिलेस एक जीविश है।
उसमें से एक भाई आगे आता है और बताता है ये काम मैंने किया है। मैक्स उसे गोली मार देता है। ये देख उसका भाई रोने लगता है। शाम गिलेस कोच के कमरे में बैठा होता है। वो उस जीवित शख्स की मौत से काफ़ी दुखी हो गया था जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वहाँ कोच आ जाता है। वो उस पर्शियन शख्स की मौत पर दुख जताता है। उसे लगता है शायद गिलेस उसकी मौत से दुखी है। गिलेस बताता है अब वो डर डर के ज़िंदगी जीने से तंग आ गया है। कोच कहता है जब तक वो उसके लिए काम कर रहा है उसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन जीविश लोगों को फिर से दूसरे कैंप में ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ से उन्हें ट्रेन में भरकर पोलैंड कैंप ले जाकर मार दिया जाएगा। जिस शख्स के भाई ने गिलेस की जान बचाने में अपनी जान दे दी थी, गिलेस अब उसकी जान बचाकर अपना बोझ हल्का करना चाहता था। इसलिए रात वो उसके भाई से अपना कोट चेंज कर लेता है जिसमें जीविश मार्किंग लगी थी और अपना कोट उसे दे देता है। वो अब और इस अपराध के साथ नहीं जीना चाहता था। सुबह सभी को ट्रेन में भरने के लिए स्टेशन ले जाया जाने लगता है। कोच लंच पर बैठा होता है। वहाँ उसे एक ऑफिसर बताता है उसने पर्शियन शख्स को प्रिजनर ट्रांसपोर्ट में जाते देखा है। कोच वहाँ से उठकर गिलेस को ढूंढने चला जाता है और वो जाकर गिलेस को पकड़कर उस भीड़ से बाहर निकालता है। कोच उसे काफ़ी कुछ सुनाता है कि वो एक जीवित शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहा है। इस पर गिलेस कहता है जीविस भी एक इंसान है। उसे लेकर कोच वापस कैंप चला जाता है। दूसरे दिन पता चलता है अमेरिकन्स ने जर्मनी पर हमला कर दिया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिन थे। कोच गिलेस को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी मैक्स उसे देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है। तब तक कोच उसे सिक्योरिटी गेट से बाहर लेकर जा चुका था। मैक्स ये बात सुपीरियर कमांडेंट को बताने जाता है पर वो सभी रजिस्टर को डिस्ट्रॉय करने में लगा था, इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो जंगल में ले जाकर गिलेस को छोड़ देता है। कोच बताता है यहाँ से 10 किलोमीटर पर एक छोटा सा प्लेन मेरा इंतज़ार कर रहा है जो मुझे इस्तांबुल ले जाएगा और वहाँ से मैं तेहरान निकल जाऊँगा। गिलेस पूछता है तो फिर उसने उसे क्यों बचाया। कोच कहता है उसे बचाकर उसने अपना वादा पूरा किया और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कोच जाली बेल्जियन पासपोर्ट बनाकर तेहरान पहुँच जाता है पर कस्टम ऑफिशियल्स को उसकी भाषा समझ नहीं आती। कोच को भी पता चल जाता है कि ये फ़ारसी नहीं एक बनावटी भाषा है और वहाँ ऑफिसर द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम देखते हैं अमेरिकन्स द्वारा गिलेस का इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो पूछते हैं कि तुमने कैंप में 3 सालों का वक्त बिताया है तो तुम्हारे अंदाज से कितने जीविश प्रिजनर्स वहाँ से गुजरे हैं। गिलेस बताता है लगभग 25 से 30 हज़ार लोग। वो पूछते हैं क्या तुम्हें किसी का नाम याद है। गिलेस बताता है उनके नाम कैंप के रजिस्टर्ड में थे पर सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं। उसे अब भी 2840 नाम जुबान पर याद है। ये वही नाम थे जिनके कुछ शब्द लेकर उसने बनावटी भाषा बनाई थी। लेडी ऑफिसर सभी नाम को लिखने लगती हैं। उस टेंट में बैठे हुए सभी लोग दंग हो जाते हैं कि किसी शख्स को इतने नाम पूरे कैसे याद हो सकते हैं। नाम लेते वक्त गिलेस की आंखें भर आती हैं और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी कई फिल्में एक्सप्लेन की हैं पर मैं कह सकता हूँ कि ये फ़िल्म उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट रशियन में लिखी गई थी, फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और आखिरी में इसे जर्मन में ट्रांसलेट किया गया, जैसा कि इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज जर्मन है। इस फिल्म में जो पर्शियन बनावटी भाषा क्रिएट की गई है उसे रशियन फिलोलॉजिस्ट ने इन्वेंट किया है जो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ये भाषा कैंप हॉलोकॉस्ट में मरने वाले विक्टिम के असली नाम को लेकर बनाई गई है। इस फिल्म में कई किरदार असल ज़िंदगी में भी मौजूद हैं, जैसे एल्सा एरिक जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एसएस गार्ड थी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत एल्सा को मौत की सज़ा सुनाई गई थी और 26 अक्टूबर 1948 के दिन एल्सा को फांसी दे दी गई। दूसरा किरदार है कापो जो कि नाजी कैंप में एक जीविश प्रिजनर था। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये फिल्म? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।